बच्चों, आज के टॉपिक में हम अर्धचालक युक्तियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों हम विद्युत चालकता के आधार पर किसी पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक चालक जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह किसी भी स्थिति में करते हैं और दूसरे कुचालक जो किसी भी परिस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह कभी भी नहीं करते। पर अब हम जानेंगे कि विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को हम एक और भाग में भी वर्गीकृत कर सकते हैं और वो है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी मतलब कुचालक के बीच में होती है। कम ताप में अर्धचालक विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ाते जाने पर इनका व्यवहार चालक की ओर बढ़ने लगता है। मतलब कम ताप में ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं और अधिक ताप में ये चालक की तरह कार्य करते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। कम ताप पर ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं और अधिक ताप में ये चालक की तरह कार्य करते हैं। ताप बढ़ाते जाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती जाती है। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में अफबाउ के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। जब दो परमाणु किसी अणु का निर्माण करने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, उनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती जाती है। उस समय आंतरिक कक्षाओं में निम्न ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में देखा जाता है? उच्च ऊर्जा स्तरों में, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर जो है वो दूसरे परमाणु के प्रभाव से प्रभावित होती है और इनकी कक्षाएं आपस में बहुत पास होने के कारण, इनके बीच की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण एकदम पास लकीरों के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। और जब बच्चों हम देखें कि बहुत पास लकीरें खींची जाती हैं तो उन लकीरों को पहचानना या अलग अलग करना, उनमें भेद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो हमको कैसी नजर आती है? एक चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती है। इसी प्रकार जब परमाणुओं के बीच में भी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाता है, उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो उस समय उनकी कक्षाओं के बीच का अंतर भी कम होने के कारण वो अलग अलग बोध नहीं हो पाते हैं और एक चौड़ी पट्टी की तरह नजर आते हैं, जिसे हम जानते हैं वैलेंस, जिसे हम जानते हैं बैंड के नाम से। और जब परमाणु पास आते हैं तब दो बैंड का निर्माण होता है। एक होता है वैलेंस बैंड जिसकी ऊर्जा कम होती है, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। और इन दोनों बैंड के बीच में एक ऊर्जा का अंतर भी होता है जिसे हम कहते हैं बैंड गैप। तो आओ बच्चों, इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों कि जब परमाणु दूर थे तो उनके ऊर्जा स्तर, जिसे हम P और S से दर्शा रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन परमाणुओं के बीच की दूरी घटती गई, ये ऊर्जा स्तर आपस में मिक्स होते गए, बहुत ही करीब आ गए और दो चौड़ी पट्टियों के रूप में हमको दिखाई देने लगे। इन चौड़ी पट्टियों को हम बैंड कहते हैं। जिनकी ऊर्जा कम है उसे हम वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी बैंड के नाम से जानते हैं और जिनकी ऊर्जा अधिक है उसे हम कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही बैंड के बीच में एक गैप है, ऊर्जा का अंतर है, जिसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब बच्चों, हम एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बीच में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। कुचालक, इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी में हम देख सकते हैं बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में किसी भी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाते और इसीलिए विद्युत रोधी पदार्थ किसी भी परिस्थिति में कितनी भी ऊर्जा उनको दे दी जाए वो कभी भी चालन का कार्य नहीं करते। अब दूसरा जो चित्र है वो है अर्धचालक का। अर्धचालक में आप देख सकते हैं बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में गैप बहुत ही कम है।
तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में सामान्य ताप में भी चले जाते हैं। इसलिए अर्धचालक सामान्य ताप में भी चालक की तरह कार्य करता है, किंतु इसकी चालकता बहुत कम होती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और ऊर्जा अंतराल को पार करते हुए वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही चालन का कार्य करते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। हम जानते हैं बच्चों, अर्धचालक की चालकता इंसुलेटर और कंडक्टर्स विद्युतरोधी और चालक के बीच की होती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं बच्चों, अर्धचालक चालक की ओर शिफ्ट होने लगता है, उसकी चालकता बढ़ती जाती है। अब तीसरा जो चित्र है बच्चों, वो है चालक का। हम देख सकते हैं यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी ऊर्जा का गैप नहीं है, बैंड गैप नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं। सामान्य ताप में भी हमको इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्राप्त हो जाते हैं कि चालक धारा के प्रवाह में बहुत कम रुकावट डालते हैं, इसलिए उनकी चालकता अधिक होती है। वो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस चित्र के आधार पर हमने तीनों के बीच में अंतर देखा और यह भी जाना कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, वो कभी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सहयोग नहीं देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में हैं, वही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही किसी भी पदार्थ में धारा को प्रवाहित करने में सहयोग देते हैं। तो विद्युत रोधी में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में, अर्धचालक में कम मात्रा में होता है रूम ताप में, और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालन बैंड में बढ़ती जाती है। जबकि हम चालक में देखें तो ढेरों मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मौजूद होते हैं, जो कि कंडक्शन का कार्य यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र से तीनों के बीच में अंतर स्पष्ट होता है। बच्चों, प्रकृति में मौजूद अर्धचालक के दो उदाहरण हैं, सिलिकॉन जिसे हम दर्शाते हैं Si से, और जर्मेनियम जिसे हम दर्शाते हैं Ge से। सिलिकॉन और जर्मेनियम, यदि दोनों का हम एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक देखें तो सिलिकॉन का है 14 और जर्मेनियम का है 32। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मतलब दोनों ही पदार्थों की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब दोनों ही पदार्थों को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना है। 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने दोनों में ही समान ऊर्जा लगती है। अर्थात ये पदार्थ, ये परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, बल्कि ये पदार्थ अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर वो अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। एक सिलिकॉन परमाणु बाकी 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाएगा और अष्टक को पूर्ण करेगा। वैसे ही एक जर्मेनियम का परमाणु अपने आसपास मौजूद 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है। किस प्रकार पूर्ण करता है, ये हम चित्र में देखते हैं। अब बच्चों, हम प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक के 2 उदाहरण देखते हैं। एक है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 2, 8 और 4। मतलब इसके बाह्य कक्ष में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। दूसरा है जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 32 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 2, 8, 18 और 4। मतलब इसके भी बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि अर्धचालक के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें अपना अष्टक, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की आवश्यकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है।
4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने दोनों में उतनी ही ऊर्जा लगती है। इसलिए ये अर्धचालक 4 इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग करते हैं ना ही ग्रहण करते हैं, पर अपने आसपास मौजूद अपने ही परमाणु के साथ ये सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और 4 आसपास उपस्थित परमाणुओं के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ये अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। अब बच्चों, हम अगले चित्र में देखेंगे ये किस प्रकार कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाया जाता है तो एक बॉन्ड के अंदर, एक बंधन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सिलिकॉन का चित्र है बच्चों, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाया है एक सिलिकॉन ने अपने आसपास मौजूद 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ और अपने अष्टक को पूर्ण किया है। हम बीच वाले सिलिकॉन में देख सकते हैं कि इसके पास टोटल अब 1 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ये स्टेबल हो चुका है। अब जो 4 परमाणु उसके पास मौजूद है, प्रत्येक से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, मतलब एक बंधन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी बंधन में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी भी चालन का कार्य नहीं कर सकते। चालन का कार्य करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को बंधन से बाहर जाना पड़ेगा और ये तब होगा जब उनको ऊर्जा दी जाएगी। सेम इसी प्रकार हम जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक बंधन में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक बंधन के अंदर देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जर्मेनियम ने भी अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए अपने आसपास उपस्थित 4 परमाणुओं से कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध बना लिया है, जिसके कारण अब ये अपने अष्टक को पूर्ण कर स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों, एक बंधन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार सारे जर्मेनियम परमाणु भी अपने आसपास उपस्थित जर्मेनियम परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बनाकर अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध के अंदर है, ये चालन का कार्य नहीं करते क्योंकि ये बंधन के अंदर बंधे हुए हैं। और यदि इन्हें बैंड डायग्राम में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन किस बैंड में दर्शाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में दर्शाए जाते हैं, जो कि चालन का कार्य नहीं करते हैं। पर जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है, बंधन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद बंधन तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन बंधन से बाहर निकल जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंधन से बाहर निकल जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, बंधन से बाहर निकले इलेक्ट्रॉनों को कोवलेंट कंडक्शन बैंड में दर्शाया जाता है और यही चालन का कार्य करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधन के अंदर हैं वो चालन का कार्य नहीं करेंगे, वो वैलेंस बैंड में दर्शाए जाते हैं। और जो ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात बंधन से बाहर निकल चुके हैं वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दर्शाए जाते हैं और वही चालन का कार्य करते हैं। तो जैसे ही हम अर्धचालक के ताप को बढ़ाते जाते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन इन बंधनों से बाहर निकलते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं और कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि चालन का कार्य करते हैं।